आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है पुष्कर सिंह धामी को, उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन आखिर पुष्कर सिंह धामी की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं, क्योंकि वो लगातार 3 महीने में वैक्सीनेशन की बात कह रहे हैं, रोजगार की बात भी कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर उनके साथ बातचीत की हमारे ग्रुप एडिटर आशुतोष श्रीवास्तव ने। सर, आपकी नई योजनाएं क्या हैं और किन चीज़ों को लेकर के क्या प्राथमिकताओं के साथ आप सरकार को संचालित करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी पुराने जो काम चल रहे हैं, जो मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं, उनको हम लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे, उनको धरातल पर उतारेंगे और हमारी सरकार के जो काम शुरू हुए हैं उन सारे कामों को पूरा करेंगे। नौजवान युवाओं के रोजगार के लिए जो पद खाली हैं उनको भरेंगे और आने वाले समय में अगले 3 महीनों में पूरी तरह से लोगों को सुरक्षित करने के लिए संपूर्ण वैक्सीनेटेड उत्तराखंड को करेंगे। सर, जो अभी उद्योग को लेकर की नीति थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आपके आने के बाद उसमें एक नई उम्मीद जगी है, उसको लेकर के? नहीं, हम सबको आमंत्रित करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। जो भी आना चाहेगा उसको जो है 1 विंडो सिस्टम देंगे। इस वक्त हमारे साथ है उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी साहब का स्ट्रेट वर्णन था कि जो भी मोदी सरकार की जो नीति हैं, जो प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उसको उत्तराखंड में वो लागू करेंगे। उद्योगों को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर उनकी प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे और उद्योगपतियों को लेकर के सरकार को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपकी नई योजनाएं क्या हैं और किन चीज़ों को लेकर के क्या प्राथमिकताओं के साथ आप सरकार को संचालित करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी पुराने जो काम चल रहे हैं, जो मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं, उनको हम लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे, उनको धरातल पर उतारेंगे और हमारी सरकार के जो काम शुरू हुए हैं उन सारे कामों को पूरा करेंगे। नौजवान युवाओं के रोजगार के लिए जो पद खाली हैं उनको भरेंगे और आने वाले समय में अगले 3 महीनों में पूरी तरह से लोगों को सुरक्षित करने के लिए संपूर्ण वैक्सीनेटेड उत्तराखंड को करेंगे। सर, जो अभी उद्योग को लेकर की नीति थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आपके आने के बाद उसमें एक नई उम्मीद जगी है, उसको लेकर के? नहीं, हम सबको आमंत्रित करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। जो भी आना चाहेगा उसको जो है 1 विंडो सिस्टम देंगे। इस वक्त हमारे साथ है उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी साहब का स्ट्रेट वर्णन था कि जो भी मोदी सरकार की जो नीति हैं, जो प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उसको उत्तराखंड में वो लागू करेंगे। उद्योगों को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर उनकी प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे और उद्योगपतियों को लेकर के सरकार को आगे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी कह रही है कि विकास हुआ है और आने वाले सालों में जो विकास के अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक और पार्टी भी ताल ठोक रही है, आम आदमी पार्टी, और लगातार फ्री बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लोक लुभावन वादी भी कर रही है, जनता से वोट अपील भी कर रही है। लेकिन क्या उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रही है। बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। चुनावी रणनीति को धार देने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोक लुभावन वादों के जरिए वोट साधने की पूरी कोशिश की। उन्होंने वादा किया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पुराने बिजली के जो बिल हैं उनको माफ करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में 24 घंटे फ्री बिजली देने का भी वादा किया। अगली बार उत्तराखंड आएंगे तो सीएम के चेहरे की घोषणा करेंगे, ऐसा भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट
300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उमा जी, सीधा सा सवाल आपसे लूंगा, क्या फ्री बिजली का वादा करके आप चुनाव जीत रहे हैं उत्तराखंड में? ये हमारी जनता का अधिकार है। आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा बांध टीडी बांध हमारे यहाँ है, जिसके लिए पूरा एक नगर हमने उसमें शहीद किया है। मैं कहना चाहूंगी, लोगों ने अपनी भावनाएं जिनके घरों से जुड़ी होती है, लोगों ने अपनी जमीनें, अपनी सारी पैतृक संपत्ति, अपना सब कुछ टिहरी डैम को बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने अपना न्यौछावर किया है। उस समय ये कहा गया था कि जिन लोगों की जमीनें टिहरी डैम के लिए सरकार ने ली है उनको फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन पिछले 20 सालों में आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया। और उत्तराखंड तो चूंकि खुद भी ऊर्जा प्रदेश है, हमारे यहाँ इतनी सारी पनबिजली योजनाएं हैं, हमारे यहाँ टिहरी डैम है और उत्तराखंड दूसरे प्रदेशों को बिजली देता है, तो उत्तराखंड के नागरिकों का ये अधिकार है कि उनको कम से कम हमारे नागरिकों को बिजली जो है वो 300 यूनिट तक कम से कम फ्री दी जाए। और ये पूरे देश को बिजली देने वाला जो उत्तराखंड है, अगर यहाँ के लोगों को ही बिजली का बिल अगर देने पड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये उनका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो कम से कम देखिए, उत्तराखंड को तो वैसे ही हम लोग ग्रीन बोनस की भी मांग करते हैं, वाटर बोनस की भी मांग करते हैं। यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते क्योंकि हम हिमालयी राज्य वाले लोग हैं। हमारा जो लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, उत्तराखंड में आपको पता है पर्वतीय इलाकों में बिजली का बिल कितना आता है एक परिवार का? 70 से 75 रुपए बिल आता है। तो क्या बिजली बिल जो है फ्री करने का वादा कर रहे हैं आप, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा मुद्दा तो ये है नहीं बिजली का वहां उत्तराखंड में? देखिए, हमने इसको मैंने आपको जैसे कि बताया कि जनता को अगर 70-75 रुपए भी देना पड़ रहा है तो नहीं लेना चाहिए ना सरकार को। हम पूरे प्रदेश को बिजली देते हैं, तो हमारे नागरिकों का अधिकार तो उस बिजली पर सबसे पहले है। और अगर हम अपने नागरिकों को छोटी सी भी राहत नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि अब तक बीजेपी और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट अब तक रही है उत्तराखंड में, वो बिल्कुल नाकारा साबित हुई है कि आप इतना भी नहीं कर पाए जनता के लिए। हम तो दिल्ली में जहाँ पे हमें बिजली खरीदनी पड़ती है, खरीद कर लोगों को देनी पड़ती है, हमारे पास वहाँ पर कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं है, कोई वहाँ पर हमारे पास बांध नहीं है, उसके बावजूद भी हम जनता को फ्री बिजली 200 यूनिट तक मुहैया करा पा रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का कितनी बड़ी क्रांति है दिल्ली में। और आप उत्तराखंड में होकर भी, उत्तराखंड इतना बड़ा ऊर्जा प्रदेश है, इतनी सारी योजनाएं, बिजली योजनाएं यहाँ पर है, हम पूरे देश को बिजली देते हैं और हमारे नागरिक जो है बिजली का बिल देते हैं, जबकि हमारे नागरिकों को सबसे पहला अधिकार है कि उनको थोड़ी राहत बिजली के बिलों में जरूर मिलनी चाहिए, जो भी हमारे। और दूसरी बात कि देखिए, आम आदमी पार्टी चाहे कुछ भी राहत दे पाए जनता की, वो सबसे पहले हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनता का जो है वो अधिकार है बिजली के ऊपर। हम दूसरे लोगों को बिजली फ्री देते हैं और हमारे लोग उसका बिल दे रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है उत्तराखंड की जनता के साथ। इसलिए हमने कहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो 300 यूनिट तक का बिजली का बिल जो है। अच्छा, बिजली बिल के अलावा आप जो है सरकार पर भी लगातार हमलावर हैं, लगातार आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास के कुछ काम ही नहीं हुए, जो सरकार है वो घोटाले कर रही है वहां पर। इन दावों में कितनी सच्चाई है और कैसे यकीन कर लें कि जब आपकी सरकार आएगी तो वहां पर विकास के काम होंगे? देखिए, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये हमसे बेहतर तो उत्तराखंड की जनता जानती है, हमसे बेहतर मीडिया इस बात को जानता है। पूरे कोरोना टाइम में क्या हालात हुई है, हमारी जीडीपी की हमारी जो ग्रोथ है उत्तराखंड की वो कैसे जा रही है, कितना कर्जा उत्तराखंड के ऊपर है। हमें अपने जो अफसर हैं हमारे, उनकी तनख्वाहें देने के लिए, अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें देने के लिए हम लोग कर्जा ले रहे हैं। जो कर्जा हमने लिया हुआ है उसका ब्याज देने के लिए हम लोग कर्जा ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये उत्तराखंड का विकास हुआ है पिछले 20 सालों में? उत्तराखंड लगातार गर्त में जा रहा है। जो भी कांग्रेस और बीजेपी की जो भी अभी तक ये दोनों पार्टियां हैं जिन्होंने रूल किया, उनकी जो भी नीतियां नहीं उत्तराखंड के लिए, उसकी वजह से उत्तराखंड बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। इसका ग्राफ बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। पलायन आप देख लीजिए, हमारे जो सीमावर्ती जो हमारे सारे गांव हैं वो पूरी तरह से खाली होने लगे धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, आप पलायन की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है रोजगार देंगे उत्तराखंड में? वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप भली भांति जानती होंगी, आपके पास क्या प्लान है? पर्वतीय इलाकों में जो है आप उद्योग धंधे कैसे लगाएंगे वहां पर? देखिए, पर्वतीय इलाकों में जैसे कि मैंने पहले कहा, हम यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते क्योंकि हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल है। तो हमें हिमालय की पारिस्थितिक तंत्र को भी हमें बचाकर रखना है और अपने बच्चों को भी हमें रोजगार देना है। तो इसमें दो चीजों पे आम आदमी पार्टी पूरा फोकस करेगी कि पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पलायन करते हैं, लोग अपने बच्चों को सही स्वास्थ्य सेवाएं मिले उसके लिए पलायन करते हैं। तो हम सबसे पहले इन पर फोकस करेंगे। और जो कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग है, जो पारिस्थितिक तंत्र को बचाए रखते हुए हम जो भी
लोगों के लिए कर सकते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे लगेंगे उससे हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग अपनी बागवानी पर काम करेंगे। हमारे पास आपने शिक्षा की बात कही, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरकार भी अटल उत्कृष्ट योजना चला रही है वहां पर, जिसके तहत सरकार का प्लान ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो है इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर पढ़ाई होगी। तो सरकार भी शिक्षा को लेकर के सजग नजर आ रही है और सरकार लगातार कह रही है कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं तो उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी, जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारने की भी कोशिश की जाएगी। मैं इस बात को ये कहना चाहूंगी कि अगर आम आदमी पार्टी की आमद से, आम आदमी पार्टी की जो आहट उत्तराखंड में हुई है उससे घबराकर अगर बीजेपी काम करना चाह रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल आप काम कीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आप काम करना चाहते हैं, आप काम कीजिए। अगर आप कर सकते होते तो पिछले 20 साल में उत्तराखंड की हालत नहीं हुई होती कि आज आपको 21वें साल में उत्तराखंड के बारे में कहना पड़ रहा है कि हम शिक्षा सुधारेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से घबरा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों, क्योंकि हमें दिल्ली में शिक्षा में, बिजली पानी में हमने क्रांति करके दिखाई है। तो इसलिए इन लोगों को घबराहट हो गई है। तो घबराहट हो गई है तो काम करके दिखाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी हमेशा बोलती है कि हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं। काम की राजनीति पर आप बात कीजिए, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, हिंदू मुस्लिम अग्रणी पिछड़ों की राजनीति करना बंद कीजिए, काम की राजनीति पर बात कीजिए। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा। दरअसल जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, किसी के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे, अगर यहां पर आप सरकार नहीं बना पाते, आपके कुछ विधायक चुनकर आते हैं, तो क्या आप किसी पार्टी को समर्थन करेंगे? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बिल्कुल कैपेबल नहीं हूँ। जो भी निर्णय होगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का होगा और मैं। अच्छा, और चेहरा कौन होगा आपका वहां पर? देखिए, अगले महीने हमारे मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी आने वाले हैं। ये प्रश्न उनके गुस्सा है तो ये प्रश्न आप केजरीवाल जी से ही पूछिएगा। तो आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक? नहीं, चर्चा तो हो रही होगी ना, आप भी किसी को चाहते होंगे कि ये हमारे सीएम का चेहरा हो, इनके बल पर हम चुनाव जीतें। देखिए, मैं अभी आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ भी कहने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ। अगले महीने केजरीवाल जी आएंगे और पूरा विचार मंथन पार्टी की अंदरूनी जो हमारी लीडरशिप है उनके बीच में चल रहा है और अगले महीने हम आपको सीएम का चेहरा पेश करेंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। फ्री बिजली का वादा तो आप जो है लगातार हर राज्य में कर रहे हैं, गुजरात में गए वहां पर किया, पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उत्तराखंड में भी आप कर रहे हैं। उसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं मैं आपके लिए उत्तराखंड में? अगर मैं भू कानून के मुद्दे की बात करूं तो उसको लेकर के क्या कुछ प्लान है आपका? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भू कानून के साथ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की हमारे, देखिए उत्तराखंड के हमारा जो राज्य है इसकी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है और जिस तरीके से यहाँ की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है भू माफियाओं के द्वारा और कोई सुनियोजित विकास यहाँ पर नहीं है। आप देख रहे हैं कि शहर किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर जमीनों को और सरकारी जमीनों को भी, खासतौर पर प्राइवेट जमीनों को भी खुर्द-बुर्द भू माफिया के द्वारा कर दिया गया और कोई सरकारी नीति उस पर नहीं है। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भू कानून के साथ है। हमें एक अच्छे भू कानून की यहाँ पर जरूरत है ताकि जो हमारे उत्तराखंड की जो ये बहुमूल्य जमीन है ये बची रहे और हमारे लोग जो है अपनी जमीनों पर काम करके, अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करके और दूसरे तमाम छोटे उद्योग धंधे लगाकर यहाँ पर पैसा कमाएं और अपनी इकोनॉमी को बनाएं। अच्छा, हमने देखा है शहरी क्षेत्रों में, अगर मैं कृषि की बात करूं, क्योंकि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और खेती की बात ना हो ये तो लाजमी नहीं रहेगा। खेती की अगर मैं बात करूं, आपने बागवानी की बात भी इससे पहले कही थी, उसको लेकर के क्या प्लान है? खेती को कैसे बढ़ावा देंगे? क्योंकि हमने देखा है जो पर्वतीय इलाके हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो घर हैं वो बंजर पड़े हुए हैं, जो खेत हैं वो बंजर पड़े हुए हैं। केवल एकमात्र कारण है इसका पलायन। उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि पलायन रुकना बेहद जरूरी है। तभी आप उत्तराखंड के विकास की बात में तभी मानूंगा कि उत्तराखंड में विकास हो रहा है जब वहां पर पलायन रुकेगा। वो कैसे रोकेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी और बहुत समग्र नीति इसके लिए बनाई जाएगी और जिससे हम लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ अपने मोटे जो फोकस बिंदु हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर हमारे गांव तक होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पलायन होता है। आप अपने बच्चों को, एक ग्रामीण जो व्यक्ति है वो भी चाहता है कि उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में देहरादून में आकर पढ़े या हल्द्वानी में जाकर पढ़े। बहुत बड़ा कारण होता है कि शिक्षा को लेके माँ बाप सजग होते हैं कि अपने बच्चों का पेट, हम कहते हैं अपना पेट काट के भी हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं। तो अगर हम एक बेहतरीन शिक्षा
गाँव तक पहुंचा पाए, तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा पलायन रोकने का। और दूसरा, खेती बाड़ी को बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके लिए वो सरकारी योजनाएं बनाई दी जाएंगी कि सरकार जो है वो जो किसान है उनको कुछ सब्सिडी दे, बीजों में सब्सिडी दे, और जो तमाम दूसरी मतलब चीजें हो सकती है वो उनके लिए करे। तो अगर हम खेती को उत्तराखंड में बढ़ावा देते हैं और स्कूल और स्वास्थ्य गाँव तक पहुंचा देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पलायन पर हम बहुत बड़ी चोट इसमें कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड जितना सुंदर है, जितना खूबसूरत है, जो नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ पर है, उसको छोड़कर कोई भी देहरादून में आकर नहीं रहना चाहेगा। देहरादून की तो आप समझ रहे कि किस तरह से यहाँ की आबादी जो है बेतहाशा बढ़ गई है और किस तरह से पूरा देहरादून इस समय कांप रहा है यहाँ पर। तो कोई भी अपने स्वर्ग को छोड़कर देहरादून में नहीं आना चाहेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं है इसलिए लोग आना उनकी मजबूरी हो जाती है। अगर आम आदमी पार्टी आती है और ये सारी चीजें कर पाती है कि मैं अच्छा बेहतर स्कूल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और गाँव में रहने के लिए जो हमारे कृषक हैं उनको हम वो सारी चीजें दे पाए, जिससे कि उनकी कृषि जो है वो एक मतलब कमाऊ उनके लिए बन जाए, नेगेटिव ना रहे कि वो बेचारों को अपने टैक्स का पैसा भी ना मिले, कमाऊ कृषि नीति उनकी बन जाए। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गाँव के लोग हैं, वो गाँव में ही रुकना पसंद करेंगे, कोई देहरादून आकर रहना पसंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप अगले वाले चुनाव में बेहतर करेंगे और फिर आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेगी। हमारी तरफ से आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दरअसल कैबिनेट मंत्री वत्सीधर भगत का जोरदार स्वागत किया है और आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान संगठन की मजबूती को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने जो 1 करोड़ रुपए वहां पर दिए हैं विकास कार्यों के लिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव को लेकर के गहमा गहमी तेज नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत उत्तराखंड के सहसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बंशीधर भगत सुद्धवाला मंडल के सेलाकुई माया कॉलेज पहुंचे थे। दरअसल बंशीधर भगत ने नगर पंचायत सेलाकुई को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ की सौगात दी है। इस दौरान जब बंशीधर भगत से श्री समबाड़ा कूड़ा निस्तारण विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब उनके सामने कोई बात आएगी तो उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसके खिलाफ ये नाराजगी जाहिर की गई है। तो बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ राजस्थान में गौ तस्करों द्वारा हिंदूवादी संगठन के युवक की हत्या का विरोध किया है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की और राज्यपाल के नाम, राजस्थान के राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान के भीतर मॉब लिंचिंग के दौरान किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता, हिंदू समाज के एक युवक की हत्या हुई जिसका नाम कृष्णा वाल्मीकि है। वो गौरक्षा करते हुए शहीद हुआ है और उसे निर्ममता से मारा गया है। उसमें 4 लोग लिप्त हैं, चारों ही समुदाय विशेष के हैं और चारों ही फरार हैं। वहाँ कांग्रेस की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं इनको पलित पोषित करने वाली है, जो लोग देश के भीतर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। इस कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है, जो हमारा कार्यकर्ता वहाँ विद्रोहियों से भिड़ते हुए शहीद हुआ है, उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, चारों ही अपराधियों की धरपकड़ अति शीघ्र हो और उनको चारों को फांसी हो। खबर गदरपुर से है, जहां बिजली कर्मचारी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारी को बिजली चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचा था और जब वो मौके पर पहुंचा तो उसने बिजली चोरी की शिकायत को सही पाया, जिसके बाद मौके पर विवाद हो गया था। तो गदरपुर में बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंचे बिजली कर्मचारी को खेत मालिक ने बंधक बनाने की कोशिश की। बिजली कर्मचारी ने जेई को फोन कर मामले की जानकारी भी दी, जिसके बाद खेत मालिक और जेई के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लाइनमैन से मिली जानकारी के मुताबिक सरदार नगर के एक खेत में बिजली चोरी कर मोटर चलाए जाने की जानकारी मिली थी। जब वह मौके पर पहुंचे तो शिकायत सही पाई गई। लाइनमैन तार काटकर अपने साथ ले जाने लगा, तभी खेत मालिक श्यामलाल खेड़ा मौके पर पहुंच गया और बिजली कर्मचारियों को तार लगाने को कहा, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।